हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मिनरल्स। टाइप ऑफ मिनरल्स। सो हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हम जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो। नाम ये आपको बता रहा है, मैक्रो है तो ऑफ कोर्स प्लांट को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो है तो मतलब प्लांट को थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हम मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड देन माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट की। मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे पहले लिख दो, नीड इन लार्ज अमाउंट। पर कितना अमाउंट है ना? तो मोर देन 10 मिली मोल पर केजी। याद रखना, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी इन ड्राई वेट। इन ड्राई वेट। ओके, अब हमें याद करना है, मैंने आपको बताया कि 17 एलिमेंट्स होते हैं टोटल जो फिट करते हैं द कैटेगरी फॉर एसेंशियलिटी। ओके, अब इस 17 में से कौन कौन से हैं वो मैक्रो है। कैसे याद करना है? एल्डिहाइड कैसे लिखते हो? CHO। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बचपन से पढ़ रहे हो, NPK है ना। और कोई CA बन गया, कौन बन गया? CA MgS। CA-MgS। तो ये बेटा आपके 9 एलिमेंट्स जो है, दिस 9 एलिमेंट्स आर योर एसेंशियल एलिमेंट्स। और एसेंशियल में कौन सी कैटेगरी में ये लोग? मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब प्लांट को इट इज रिक्वायर्ड इन मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी इन ड्राई वेट। कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। CA बन गया CA-MgS। CA is calcium, Mg is magnesium and S is sulfur, right? अब आप बोलेंगे कि मैम इनमें से प्लांट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सॉइल से एब्सॉर्ब नहीं करता, राइट? तो ये न्यूट्रिएंट कैसे हुआ? तो बेटा एक्चुअली जो ये तीन है ये बेसिकली आता है मिनरल में। ठीक है, मतलब है तो सब कोई मिनरल, पर ये तीन बेसिकली प्लांट को कैसे मिलता है? कार्बन, ऑक्सीजन फ्रॉम दी CO2 और हाइड्रोजन फ्रॉम दी वाटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीन ऐसे कर लेते हैं। रुको एक सेकेंड। CHO। ये सबके सब क्या है बेटा? ये सबके सब न्यूट्रिएंट तो है, ये सबके सब न्यूट्रिएंट तो है, तभी तो बोले मैक्रो न्यूट्रिएंट। बट इनमें से जो NPK और CA-MgS है ये क्या है? ये मिनरल है। ये मिनरल है क्योंकि प्लांट सॉइल से मिनरल ही तो लेगा, न्यूट्रिएंट कहीं से भी ले सकता है। प्लांट न्यूट्रिएंट कहीं से भी ले सकता है, लेकिन मिनरल वो कहां से लेगा? फ्रॉम दी सॉइल। मिनरल वो कहां से लेगा? फ्रॉम दी सॉइल। तो ऐसे यहां पे मैं आपको लिख देती हूं कि एल्डिहाइड जो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है? न्यूट्रिएंट। ये क्या है? न्यूट्रिएंट, नॉट मिनरल। CHO क्या है? न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। दे आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। CHO is nutrient but not mineral. ठीक है,
सोर्स क्या है? CO2 एंड वाटर। अब आप बोलेंगे मैम वाटर का ऑक्सीजन तो मिल सकता है, बट आप फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस, वो ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज हो गया ना, तो वो प्लांट को नहीं मिलता। प्लांट को ऑक्सीजन यही मिलेगा, CO2 वाला, राइट। तो CHO का सोर्स क्या हो गया? अरे सॉरी, CHO का सोर्स क्या हो गया? CO2 एंड वाटर, राइट। ओके, अब दो चार इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, न्यूट्रिएंट, तो ये न्यूट्रिएंट की बात हो रही है तो आपको ये 9 के 9 कंसिडर करने हैं। तभी देखो टॉपिक क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, राइट। मैक्रो मिनरल नहीं बोला हमने, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला। तो मोस्ट अबंडेंट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट अबंडेंट में सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। Which is the most abundant nutrient? Any idea? Of course in fresh weight अगर हम देखें तो अलग अलग देख लेंगे। फ्रेश वेट में है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर चलो देखते हैं न्यूट्रिएंट, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन ड्राई वेट, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में कौन है बेटा? ड्राई वेट में है कार्बन। ड्राई वेट में कौन है? ड्राई वेट में है कार्बन। और अगर मोस्ट अबंडेंट में मिनरल की बात करूं, मिनरल है तो 9 के 9 देखने हैं बेटा, मिनरल तो 9 के 9 देखने हैं, तो इट इज नाइट्रोजन, इट इज नाइट्रोजन, है ना। ओके, NPK एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, ये बात याद रखना। NPK इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। और अगर मैं बोलूं बिग 6 कौन है कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है, तो ऑफकोर्स CHO एल्डिहाइड, NPK नहीं, और CAMGS, तो सिर्फ S। तो ये CHO, NP और S, ये लोग कौन है? बिग 6, ये बिग 6 है आपके। ओके, सो एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं। बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, there are two type of elements, macronutrient and micronutrient, है ना। मैक्रो का देखो, ये देखो आपको दिया हुआ है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है? नॉन मिनरल, मतलब ये लोग क्या है? दे आर जस्ट न्यूट्रिएंट, दे आर नॉन मिनरल। ये फ्रॉम द सॉइल नहीं मिलता, फ्रॉम द सॉइल नहीं मिल रहा, CO2 मिल रहा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर मिनरल्स में है प्राइमरी मैक्रो आपका NPK, जो आपका फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, सेकेंडरी CAMGS। माइक्रो में ये सब आपको याद करना है। ओके, माइक्रो में करा रही हूं अभी। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट, आई गेस मैक्रो आपको एकदम अच्छे से याद हो गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट या रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। कौन सा लेस? 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई वेट, वो ज्यादा था और ये कम है। ड्राई वेट लेस देन 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। कौन कौन है याद करते हैं। फिकोनीमो, आयरन, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, Mn और जिंक। बोरोन, क्लोरीन, Mn और जिंक, ये 8। तो कितना हो गया बेटा? 9 हमने पढ़े थे मैक्रो प्लस 8 माइक्रो, तो मतलब टोटल 17 आपके क्या है? 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट है, 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल प्लांट। ये तो हर प्लांट को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये जो है ये सब हर प्लांट को चाहिए ही चाहिए। So again, let's again revise macro and micro. Macro is they are present in plant tissues in large amount, more than 10 millimole per kg of dry
phosphate matter. They include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium. Carbon, hydrogen, oxygen are mainly obtained from CO2 and water. Other are absorbed from the soil as mineral nutrition, right? फिर micronutrients को हम trace elements भी कहते हैं. Micro is also known as trace elements. They are needed in very small amount, less than 10 millimole per kg of dry matter. They include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. Right, तो टोटल आपके 17 हो गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना. For higher plants, there are some other elements required such as. हायर के लिए, हाँ, हायर प्लांट्स को चाहिए. ये सब जो मैं बोलने वाली हूं अभी नाम, ये हायर प्लांट्स को चाहिए. क्या? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम. तो जो आपकी हायर प्लांट्स होते हैं बेटा, हायर प्लांट्स को सोडियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, सिलीनियम चाहिए और एक था कोबाल्ट चाहिए. ठीक है, याद रहेगी. आपके एसेंशियल तो 17 ही है, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स को सोडियम, सिलिकॉन, सिलेनियम एंड कोबाल्ट ये भी चाहिए होता है. ठीक है, सो टोटल हमारी एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन करी है बच्चों कि टोटल यू हैव 17 एलिमेंट्स, लेकिन हायर प्लांट्स के हिसाब से टोटल हम बोलते हैं 20-21 एलिमेंट्स होते हैं. बट हाँ, ये सोडियम, सिलिकॉन, सिलेनियम, कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स को ही चाहिए होता है. सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, it is just required by higher plants. Done. So ये हमने देखा on the basis of amount, types of mineral. Now let's study function of minerals. Function of minerals. तो function में अगर हम देखें, सबसे पहले न्यूट्रिएंट पार्ट. ठीक है, न्यूट्रिएंट पार्ट किसके? ऑफ बायोमॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि बेटे यही मिनरल्स क्या कर रहे हैं, आपका प्रोटीन बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं. राइट, प्रोटीन बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, कार्ब्स बोल सकती हूं मैं इसको, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं. तो बेसिकली ये मिनरल्स क्या कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हेंस दे फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल. कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा इसमें बेटा? बिग सिक्स कौन है? CHO, N, P और S. ये बिग 6 इसमें इन्वॉल्व रहेगा. देन और मैं अगर फंक्शंस में देखूं तो बहुत सारे मिनरल्स क्या है बेटा? एक्टिवेटर्स हैं एंजाइम के. एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम. बहुत सारे मिनरल्स क्या है बेटा? आपके एक्टिवेटर है ऑफ एंजाइम्स. जैसे कि मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को. यू नो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर. रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द प्लांट वर्ल्ड. राइट, तो उसके एक्टिवेशन के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए. अगर मैग्नीशियम नहीं हो तो काम नहीं होगा. ओके, और फिर पेप्केज भी एक एंजाइम है प्लांट में, है ना, C4 पाथवे में चाहिए होता है. देन जिंक चाहिए होता है कौन से एंजाइम को? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन चाहिए एक्टिवेशन के लिए, तो हमारा आंसर आएगा जिंक. देन आयरन आप पढ़ेंगे अभी, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें पता चलेगा आपको. उसमें एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज. उसकी एक्टिवेशन के लिए यू नीड आयरन, Fe. यू नीड Fe फॉर द एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज. ओके, नेक्स्ट क्या करता है मिनरल्स? मिनरल्स बेटा
मिनरल्स और क्या कर रहा है? मिनरल्स आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सेल का टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, ये सब चीजें चलती रहती है, राइट? तो पोटेशियम किसमें इन्वॉल्व है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद रखना, पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड closing of stomata. Potassium is involved in opening and closing of stomata. इसके अलावा बेटा आपके जो मिनरल्स है वो बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जनरेशन में काम आता है, ठीक है? एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, जैसे कि फॉस्फोरस चाहिए। क्यों चाहिए फॉस्फोरस भाई? एटीपी बनाने के लिए, जीटीपी बनाने के लिए, टीटीपी बनाने के लिए। इसके अलावा जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट, सेंट्रल मेटल आयन इज मैग्नीशियम। तो ये सारे आपके क्या हो गए? फंक्शंस हो गए मिनरल्स के। हम एक एक जब एलिमेंट डिस्कस करेंगे तब भी हम ये फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, बट ये जो मैंने आपको लिखवाया दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और ये तो कुछ ज्यादा ही, ये सब तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, सो बेस्ड ऑन फंक्शंस क्या दे रखा है? देखो, जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज सेम आई एम रिपीटिंग सो दैट आपको अभी ही तुरंत लर्न हो जाए। सो बेस्ड ऑन फंक्शन एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफ 4 कैटेगरीज: component of biomolecules and structural element of cell, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसमें ऑफ कोर्स बिग 6 में अब कौन आएगा? P और S. Then component of energy related chemical compound, magnesium and chlorophyll and phosphorus and ATP. Elements that activate or inhibit enzyme. So magnesium is activator of Rubisco, phosphoenol pyruvate carboxylase, right? They are critical enzymes in photosynthesis, carbon fixation में, है ना? Rubisco and ये phosphoenol pyruvate carboxylase. जिंक एक्टिवेटर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का, मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट दैट ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल कौन है? पोटेशियम, व्हिच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो ये देखो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, सी मैग्नीशियम जो लगा हुआ है 4 रिंग से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये रुबिस्को, और ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिकली बना है किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से, राइट? समझ में आया इतना? चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की। क्या होता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, चलिए समझने एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, राइट? x पे हम दिखा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन? ऑफ कोर्स मिनरल। और y पे हम दिखाएंगे ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है? प्लांट जो है वो समझिए ग्रो हो रहा है। यहां पे आने के बाद ऐसे ग्रो हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद वो थोड़ा ऐसे चला, और फिर अब हमने देखा ये ग्राफ नीचे आया। ओके, सो व्हाट इज दिस? प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है? एंड वो पहुंच गया एक पॉइंट ए पे, है ना? फिर वो ऐसे ही था, इसको हमने फिर देखा कि बी में
आने के बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो ग्राफ नीचे आया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन नामक एक चीज होती है। अब क्या होता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इट इज दैट concentration of mineral below below which below which deficiency symptom below which deficiency symptom appeared below which deficiency symptom appear। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट है वो ऐसे ग्रो कर रहा है, तो दिस इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि अगर इतना नहीं मिला तो प्लांट ग्रो नहीं होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। रिवर्स भी तो हो सकता है। इतना अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिला तो ग्रोथ नहीं होगा। अब ए टू बी जो बात है दैट इज ऑप्टिमम ग्रोथ। ये वाला जो है ना, दिस इज ऑप्टिमम ग्रोथ। मतलब अगर हम प्लांट को इतना अमाउंट, इतना कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर मिनरल का दे रहे हैं तो प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दैट इज ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम रेंज। ठीक है। अब यहाँ क्या शो कर रहा है कि वापस ग्रोथ डिक्रीज हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया गया है। एंड ये कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है? टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। तो टॉक्सिसिटी क्या होता है? बियॉन्ड बी, ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं मैं, बियॉन्ड बी इंक्रीज इन मिनरल कॉन्सेंट्रेशन, growth will decrease, growth will decrease कितना? by 10% of dry weight, by 10% of dry weight। और ऑप्टिमम ग्रोथ मतलब क्या बात होगी? ऑप्टिमम ग्रोथ वो पार्ट है, ऑप्टिमम ग्रोथ वो पार्ट है जो बिटवीन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के है। ऑप्टिमम ग्रोथ वो पार्ट है which is required by plant require, and it ranges between critical concentration and toxicity, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी। तो हम ये बात कह रहे हैं बेटा, ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ड्यूरेशन रहेगा, दिस वन इतने कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा कि प्लांट बस ग्रो हो रहा है। ठीक है। अब अगर इतना मिला उसको तब वो बेस्ट है, इतना मिला तो वो बेस्ट है। अब इससे अगर ज्यादा मिलेगा तो दिस विल बी टॉक्सिक, दिस विल बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट। और इससे अगर कम मिलेगा, इस कॉन्सेंट्रेशन अगर कम मिलेगा तो क्या होगा? तो डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में अपीयर हो जाएगा, बिकॉज जितना मिनरल उस प्लांट को चाहिए फॉर ग्रोथ उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, जितना उसको फॉर ग्रोथ चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा। समझ में आ गई बात? ओके, आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट हमारे दो टाइप के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्या क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सेम होगा? क्योंकि हमने एक बार डिस्कस करी ना बेटा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब के जो 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट चाहिए, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो दोनों का ग्राफ भी बेटा डिफर करेगा। चलिए बना लेते हैं हम। Okay, I'll create एक
ओके, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दिस इज योर ग्रोथ, ये आपका ग्राफ ए, ये आपका ग्राफ बी, ठीक है। अब ग्राफ ए में अगर आप देखें तो ये जो ए बी यहां हम ले लेते हैं पॉइंट, ए और बी हम यहां ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि यहाँ पे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इट मीन्स जो ग्राफ ए है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का है, बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, तो इसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू भी कम होगा। एंड दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, इसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। सो देखो फॉर ग्रोथ, अगर मैं प्लांट की ग्रोथ की बात करूं तो ऑफ कोर्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर ग्रोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट as well as micronutrient are equally important, are equally important, right? बट अगर मैं देखूं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, अगर मैं चीजें देखूं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं क्या देखूंगी, तो माइक्रो की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कम है विथ रिस्पेक्ट टू मैक्रो, है ना। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, मैक्रो का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मैक्रो का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। और अगर मैं बात करूं टॉक्सिसिटी की बात करूं मैं, तो क्या होगा, अगर माइक्रो थोड़ा ही अगर ज्यादा हो गया तो इट विल बी टॉक्सिक टू द प्लांट, है ना। इट कैन बी टॉक्सिक टू द प्लांट। और जो रेंज है माइक्रो का वो भी स्मॉल है। ऑप्टिमम रेंज की जो बात करूं तो मैक्रो की ज्यादा है और माइक्रो की स्मॉल है। ऑप्टिमम रेंज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑप्टिमम रेंज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज स्मॉल, तो इस वजह से क्या है, इट कैन गेट टॉक्सिक इजीली, है ना। स्मॉल है तो इट कैन गेट टॉक्सिक इजीली। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो पॉइंट है कि इतना अमाउंट ऑफ मिनरल एक पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए होता है, अदरवाइज ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होगी, प्लांट इज गोइंग टू शो डेफिशिएंसी सिम्टम। और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का रेंज होता है, दैट इज ऑप्टिमम रेंज। एंड अगर बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज चीजें गई तो दैट विल बी टॉक्सिक। अब बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज चीजें कब जाएगी, जब कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सॉइल में ज्यादा है तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट न्यूट्रिएंट इज will be toxic to the plant and will create toxicity, right? अब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें हम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, बिकॉज मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इतना प्लांट को चाहिए ही। अगर इतना प्लांट को नहीं मिला तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल में भी कम होते हैं, अच्छा उतना एब्जॉर्ब कर लिया तो ठीक है। अब अगर उससे ज्यादा कर लिया तो इट विल बी टॉक्सिक, बिकॉज ऑप्टिमम रेंज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज आल्सो स्मॉल, ऑप्टिमम रेंज भी उसका स्मॉल है, राइट। सो हम कब से बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम की। अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज अगर एप्लीकेबल हो गया तो डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगी कि हाँ इतना अगर न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिला तो इट विल बी शोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम। तो क्या होता है डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी सिम्टम, ओके। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेटा
below critical concentration, below critical concentration, critical concentration अगर कम हुआ तो deficiency depends on, किस किस पे डिपेंड करेगा, whether mineral is mobilized or immobilized, whether the mineral is mobilized or immobilized. दूसरा टाइप ऑफ मिनरल, मतलब के भाई मैक्रो है कि माइक्रो है, और तीसरा टाइप ऑफ प्लांट। अब मोबिलाइज्ड और इमोबिलाइज्ड से आप क्या समझते हैं? मोबिलाइज मतलब जो मूव हो, इमोबिलाइज मतलब जो मूव ना हो, है ना, सिंपल अंग्रेजी में। तो समझो ये प्लांट है, ये कोई पुरानी पत्ती है और ये छोटी पत्ती है, ये नई पत्ती है ना। अब समझो एक मिनरल है, राइट, मैग्नीशियम ले लेते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम समझो सॉइल में कम है, एट पर्टिकुलर टाइम सॉइल में मैग्नीशियम है नहीं। अभी जो नई लीफ है इसको मैग्नीशियम चाहिए। अभी हमने मैग्नीशियम का रोल भी देखा कि भाई क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का, है ना। तो मैग्नीशियम कैसा मिनरल है? इट इज अ मोबिलाइज्ड, वो मूव कर सकता है। तो क्या होगा, ये जो पुरानी लीफ है, तो ओल्डर लीफ से न्यू लीफ में मैग्नीशियम जो है वो मूव कर जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं मोबिलाइज्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोबिलाइज्ड मिनरल। अब समझो सॉइल में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, सॉइल में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम कैसा है? कैल्शियम इमोबिलाइज्ड है। तो ओल्डर लीफ से न्यू लीफ में कैल्शियम नहीं आएगा। ओके, ओल्डर लीफ से न्यू लीफ में कैल्शियम नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि डेफिशिएंसी का इस मोबिलाइज्ड और इमोबिलाइज्ड वर्ड से क्या लेना देना है बेटा? देखो कैसे समझाती हूँ। जो मोबिलाइज्ड है, जो मोबिलाइज्ड मिनरल है, तो क्या होगा, वो मूव करेगा, मूव फ्रॉम ओल्ड टू यंग लीफ, ओल्ड टू यंग लीफ, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम अपीयर होगा वो कहां होगा? वो ओल्ड लीफ में होगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम will appear in old leaf. डेफिशिएंसी सिम्टम हमें ओल्ड लीफ में दिखेगा, है ना। तो मेरे पास मोबिलाइज्ड के एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो मैंने मैग्नीशियम बोला आपको, N और K, ये तीन जो है, तीनों ही ऑफ कोर्स आपके क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। फिर एक बात की थी हमने, इमोबाइल, जो इमोबिलाइज्ड है, इमोबिलाइज्ड। तो इमोबिलाइज्ड वाली क्या बात है? Do not move, do not move from old to young. तो डेफिशिएंसी सिम्टम किसमें आएगा? तो डेफिशिएंसी सिम्टम will appear in young leaf, will appear in young leaf. डेफिशिएंसी सिम्टम हम देखिए किसमें? यंग लीफ में। इमोबिलाइज का एग्जाम्पल क्या है बेटा? CaS, कैल्शियम और सल्फर। इमोबिलाइज का एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम और सल्फर। समझ में आया? कैल्शियम और सल्फर क्या है आपका? इमोबिलाइज्ड है। सो डेफिशिएंसी सिम्टम कब अपीयर होगा? जब कोई भी मिनरल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बिलो है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो डेफिशिएंसी सिम्टम हमें दिखेगा कहाँ, भाई नई पत्ती में कि ओल्ड पत्ती में, है ना, न्यू लीफ, यंग लीफ में या ओल्ड लीफ में। तो हमें किसमें दिखेगा? अगर वो मोबाइल वाला है, अगर वो मोबाइल मिनरल है, तो वो ओल्ड से यंग में चला जाएगा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम विल अपीयर इन ओल्ड लीफ। लेकिन अगर वो इमोबाइल है,
अगर वो इमोबाइल है बच्चों तो क्या होगा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम हमें दिखेगा यंग लीफ में। इमोबाइल तो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं आएगा ना, तो इमोबिलाइज का एग्जांपल हमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कैल्शियम एंड सल्फर। सॉरी। ओके, टाइप ऑफ मिनरल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है मैक्रो माइक्रो के हिसाब से। टाइप ऑफ प्लांट, अब टाइप ऑफ प्लांट में क्या आएगा बच्चों की, समझो एक एलिमेंट है एक्स, ये प्लांट ए के लिए तो जरूरी है लेकिन प्लांट बी के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम है ना, पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम का इतना कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्स कॉन्सेंट्रेशन is deficiency is deficient for is deficient for plant A but not for plant B। तो कौन सा टाइप का प्लांट है इस पे भी ये चीज निर्भर करती है कि अगर सॉइल में ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो डेफिशिएंसी की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्लांट ऑल्सो, ठीक है। अब एक चीज और एक याद रखने वाली है कि बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना, मैं लिख भी रही हूं। वन मिनरल, एक मिनरल, वन मिनरल can have more than one symptom, can have more than one symptom। समझो अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला तो प्लांट में 3-4 सिम्टम आ सकते हैं, ओके। one mineral can have more than one symptom, can have more than one symptom। next important line, one symptom, एक symptom can be of more than one mineral। एक symptom appear हुआ, ठीक है, एक symptom appear हुआ, बट उसके लिए एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एक नहीं एक से ज्यादा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। सो क्या क्या सिम्टम्स है, हम कब से अब डेफिशिएंसी की बात करके थक गए तो सिम्टम्स पे आते हैं, है ना, क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स प्लांट क्या क्या शो करता है, जैसे है ना यू हैव मलेरिया के ये सिम्टम्स होते हैं, टाइफॉइड के ये सिम्टम्स होते हैं, वैसे प्लांट क्या क्या सिम्टम्स शो करता है अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल उसे नहीं मिला तो इट कैन शो क्लोरोसिस। तो ये क्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि आपका क्लोरोफिल टूट गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अब अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ लीफ में तो बेटा क्या होगा, अगर लीफ में क्लोरोफिल टूट गया तो क्या होगा, लीफ जो है वो येलो हो जाएगी, तो इट विल लीड टू येलोइंग ऑफ लीफ। तो मैं बोल सकती हूँ क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीफ। दूसरा सिम्टम कोई मिनरल की डेफिशिएंसी प्लांट जो शो करता है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वर्ड मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू। देन ग्रोथ अगर रुक जाए तो क्या बोलेंगे उसे, स्टंटेड ग्रोथ। तो अगर कोई मिनरल नहीं होता तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुकना। डिक्रीज इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन का रेट है आपको पता है कि प्लांट हैज द एबिलिटी टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, सिस्टमैटिक सेल्स डिवाइड करती रहती है। अब किसी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से सेल डिवीजन रुक जाए, दैट इज आल्सो अ सिम्पटम। डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग ना हो, ठीक है, डिले इन फ्लावरिंग या फ्लावरिंग डिलेड, फ्लावरिंग इज डिलेड, ठीक है। तो प्लांट ये सब सिम्टम शो कर सकता है, क्या क्या, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, डिक्रीज इन सेल डिवीजन रेट, डिले इन फ्लावरिंग, ये सब सिम्टम्स प्लांट शो कर सकता है। अब क्लोरोसिस किस किस वजह से होगा,
ये ना येलोइंग ऑफ लीव्स या हम जो बोलते हैं क्लोरोसिस, वो किस किस वजह से हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्लोरोसिस किस किस वजह से हो सकता है? एनपीके कराया था मैंने, एनपीके में से एन और के, ठीक है, पी हटा दो, पी कुछ नहीं करता। क्लोरोसिस कौन कौन कराता है ये बता रही हूँ। मैक्रो भी करता है, माइक्रो भी कराता है, लर्न करा दूंगी अभी। एनपीके में से पी हटा दो, एनके, और सीए कौन बना? एमजीएस। तो सीए नहीं है बट एमजीएस है, तो एनके एमजीएस, ये चार कैन कॉज, इनकी डेफिशिएंसी कैन कॉज क्लोरोसिस, इनकी डेफिशिएंसी कैन कॉज क्लोरोसिस। ये मैक्रो वाले हैं। इसके अलावा माइक्रो का अगर रोल देखें तो Fe, दैट इज आयरन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज और जिंक। तो इन सब की डेफिशिएंसी से भी, इन सब की डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है? क्लोरोसिस हो सकता है। आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप वाला क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा कि एक मिनरल कैन हैव मोर देन वन सिम्टम, या फिर वन सिम्टम कैन बी ऑफ मोर देन वन मिनरल, है ना। वन सिम्टम कैन बी ऑफ मोर देन वन मिनरल। तो ये क्लोरोसिस उसका ही एग्जाम्पल है, सेकेंड वाले का, कि वन सिम्टम कैन बी ऑफ मोर देन वन मिनरल। तो एन के एमजीएस, FeMO, Mn, जिंक, इनकी कमी से क्या हो सकता है? क्लोरोसिस हो सकता है। अब नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू किसकी वजह से? Ca, Mg, K और कॉपर। इसमें से जो कॉपर है वो आपका माइक्रो है, बाकी तीनों मैक्रो है। तो नेक्रोसिस कैन बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और या फिर कॉपर, ठीक है। फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये किसकी वजह से होता है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये तो प्लीज आप लोग लर्न कर ही लेना। तो एन के सल्फर और माइक्रो में से मॉलिब्डेनम, ठीक है, NKS और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी से या इनमें से किसी भी कमी से क्या हो सकता है? सेल डिवीजन कम हो जाता है ना। देन डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग, NS और मॉलिब्डेनम। तो इन तीनों में से किसी कमी से क्या हो सकता है? डिले इन फ्लावरिंग, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेल। इससे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन फ्लावरिंग, राइट। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है कि अगर आप बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज के जाओ तो वो जो पर्टिकुलर मिनरल है दैट बिकम टॉक्सिक, वो एक खराब हो जाता है ना। जैसे ह्यूमंस में नहीं होता, अगर कोई हार्मोन कम बने तो भी दिक्कत, ज्यादा बने तो भी दिक्कत। सी विद प्लांट, अगर किसी भी मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। ओके, सो टॉक्सिसिटी मतलब बियॉन्ड optimum range, beyond optimum range mineral get toxic, ठीक है। क्या होता है टॉक्सिसिटी की वजह से? क्या होता है? इट decreases growth of plant, growth of plant कैसे? by 10% of dry weight, ठीक है। फिर इसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, एक चीज और है कि
why toxicity is difficult to determine, and it is really very difficult to determine. Why it is difficult to determine? क्योंकि इसका आंसर क्या है, सुनिए. बिकॉज toxicity of one mineral is deficiency of other. Is deficiency of other. ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना. क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑफ एक मिनरल इज डेफिशिएंसी ऑफ अदर. ठीक है, जो मैंने कहा बेस्ट एग्जाम्पल्स का दे रखा है वो मैंगनीज का आपके इसमें दे रखा है टेक्स्ट बुक में. मैंगनीज टॉक्सिसिटी, आपको मैंगनीज टॉक्सिसिटी Mn टॉक्सिसिटी आपको दे रखा है टेक्स्ट बुक ने. तो Mn टॉक्सिसिटी का सिम्टम क्या है? Mn टॉक्सिसिटी का सिम्टम क्या है? अगर प्लांट में Mn की टॉक्सिसिटी होगी, अगर प्लांट में Mn की टॉक्सिसिटी होगी, मतलब कि अगर मैंगनीज रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में है ना, अगर मैंगनीज रिक्वायर्ड अमाउंट से ऑप्टिमम रेंज से अगर ज्यादा अमाउंट में है, दैट इज मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है, तो प्लांट में क्या होगा? प्लांट विल शो ब्राउन स्पॉट्स, plant will show brown spots and yellow chlorotic vein. येलो क्लोरोटिक वेन, जो पत्तियां है ना वहां पे जो वेन्स जाते हैं वो उधर पूरा वो येलोइंग हो जाएगी वेन्स. तो ब्राउन स्पॉट्स एंड येलो क्लोरोटिक वेन शो करेगा प्लांट अगर Mn की टॉक्सिसिटी है तो. अब नेक्स्ट क्या है? Mn क्या करता है? Mn टॉक्सिसिटी में इनका आप रोल समझो. Mn टॉक्सिसिटी में अब ये 3 एलिमेंट का और रोल समझिए. कौन है 3 एलिमेंट? Fe, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. कैसे समझो? Mn टॉक्सिसिटी हो रखी है ना, Mn ज्यादा है, ये समझो आपका रूट. तो Mn क्या करता है? Mn मतलब मैंगनीज क्या करता है? Mn प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन. देखो अगर Mn ज्यादा है वो क्या बदमाशी करेगा? एक तो हमने कहा कि वो सिम्टम शो करेगा, क्या? ब्राउन स्पॉट्स एंड येलोइंग ऑफ येलो क्लोरोटिक वेन, है ना. इसके अलावा वो क्या करेगा? Mn जो है वो मैग्नीशियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. वो मैग्नीशियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. ठीक है, फिर क्या करेगा ये? कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक देगा. कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन स्टॉप कर देगा. कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन स्टॉप कर देगा. फिर एक एंजाइम है, ठीक है, तो इसमें जब मैग्नीशियम बाइंड होता है तभी क्या होता है? काम होता है ना. इसमें मैग्नीशियम बाइंड होता है. अब Mn ज्यादा है तो Mn क्या करेगा? Mn will compete with Mg. Mn will compete with Mg for एंजाइम बाइंडिंग. हमने ऑलरेडी देखा कि मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेटर है. मैग्नीशियम वर्क एज अ को फैक्टर, एज अ एक्टिवेटर फॉर मेनी एंजाइम्स.
अब क्या है, प्लांट में एमएन की टॉक्सिसिटी हो रखी है, एमएन बहुत ज्यादा हो रखा है, तो क्या होगा, जहां पे मैग्नीशियम को बाइंड होना है वहां पे एमएन चला जाया करेगा, एमएन विल कंपीट, एमएन क्या करेगा, एमएन कंपीट करेगा, तो एमएन विल कंपीट फॉर मैग्नीशियम विद मैग्नीशियम फॉर एंजाइम बाइंडिंग, और उसको फिर बाइंड नहीं होने देगा। तो एमएन टॉक्सिसिटी की वजह से इतनी सारी दिक्कत और प्लांट को आ जाएगी, क्योंकि एमएन का बढ़ा हुआ लेवल विल कंपीट विद आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्लियर हो गई बात टॉक्सिसिटी वाली? ओके, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। सो कैसे एब्जॉर्ब होता है मिनरल? बाय रूट्स, ऑफ कोर्स minerals are absorbed by roots. So absorption is both एक्टिव एंड पैसिव। बच्चों, एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है? एक्टिव में एटीपी चाहिए, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, और पैसिव में नहीं चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन इज बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, बट ज्यादा कैसे होता है? मोर होता है एक्टिव से, मोर होता है किससे? एक्टिव से। ठीक है, तो अभी देखिए, आपका जैसे यहाँ पे एक सेल है एंड बाहर क्योंकि प्लांट है तो ऑफ कोर्स यू हैव सेल वॉल। ठीक है, तो जो बाहर बना हुआ है दैट इज योर सेल वॉल, और जो अंदर है दूसरे से बना देती हूँ मैं ये, अंदर है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, अंदर है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स, है ना। तो सेल वॉल कैसा होता है बेटा? सेल वॉल इज डेड। ठीक है, मतलब सेल वॉल इज नॉन लिविंग, हम ऐसा बोलते हैं ना, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, है ना। अब नॉन लिविंग में जो पाथवे इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है? वो है एपोप्लास्ट पाथवे। वो क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे। तो क्या होगा, सेल वॉल से आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ले लो या पोटेशियम ले लो, ये लोग फटाफट फास्ट पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये लोग फास्ट पैसिवली क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर ये पहुंच जाएंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल, अब प्लांट सेल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आने के लिए हेयर ये क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करेगा। ये क्या फॉलो करेगा? इट विल फॉलो सिम्प्लास्ट पाथवे, इट विल फॉलो सिम्प्लास्ट पाथवे, एंड दिस विल बी एक्टिव एंड स्लो, दिस विल बी एक्टिव और स्लो। तो याद रखना, जब भी क्या होता है, एपोप्लास्ट, जब भी एपोप्लास्ट फॉलो होता है तो वहां पे नॉन लिविंग पार्ट का रोल होता है, और जब एक्टिव होता है मतलब लिविंग पार्ट में हो रहा है तब सिम्प्लास्ट पाथवे का रोल होता है। एपोप्लास्ट रीजन में जो होता है वो फास्ट और पैसिव होता है, एंड सिम्प्लास्ट में जो होता है वो एक्टिव एंड स्लो होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प करता है? ऑफ कोर्स जाइलम, जाइलम कराएगा, है ना। जाइलम के थ्रू क्या होगा? जाइलम के थ्रू क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा ही होगा। एंड ये जो ट्रांसलोकेशन होता है दिस कैन बी बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब जैसे देखो, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ मतलब नाइट्रोजन का जो फॉर्म है अमीनो एसिड्स, तो वो भी ट्रांसलोकेट हो सकता है। ऑर्गेनिक में अगर मैं देखूं अमीनो एसिड, तो वो भी ट्रांसलोकेट हो सकता है। और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी क्या हो सकता है? ट्रांसलोकेशन हो सकता है। किसका? जैसे नाइट्रेट NO3,
नाइट्राइट NO2, अमोनियम आयन NH4, ठीक है। तो इनका भी क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो जाइलम के थ्रू ट्रांसलेशन पुल जब क्रिएट होता है तब बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये सबसे ट्रांसपोर्ट होता है। जो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन अमीनो एसिड में भी है, तो वो उसका हुआ तो दैट विल बी ऑर्गेनिक ट्रांसलोकेशन, और ये इनऑर्गेनिक वाली बात होगी, राइट। ओके, सो एक बार हम फिर से देखते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमने ये देखा बेटा अभी तक कि जो एलिमेंट्स है मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनके क्या क्या रोल है। एक तो सेल मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में है। हमने कहा ना रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, पेप्टेज को एक्टिवेट करता है, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रेशन को करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स, ये क्या है आपके, इनके फॉर्म है, राइट। इनके बेसिकली ये सब क्या है, इनके फॉर्म है। अब बेटा हम एक एक को प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एक एक को हम प्रॉपर्ली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई गेस दिस वन इज क्लियर। आपको क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, ऑप्टिमम रेंज क्या होता है, वो सब पता चल गया। अभी मैं आपको बेसिकली 3 चीजें बताऊंगी कि वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, उसका मेन रोल क्या है ना, वो सब हम अभी करेंगे, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ नाइट्रोजन। हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन बेटा दिस इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये बात हमने कही थी पहले भी कि अबंडेंट जो है वो ये है नाइट्रोजन। एब्जॉर्ब कैसे होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन NO3 माइनस। देखो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में। इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट, ये आपको याद रखना है। इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट, है ना, NO3 माइनस। Some are also taken up as nitrite or ammonium. Nitrite और ammonium. रोल क्या है नाइट्रोजन का, इंपॉर्टेंस क्या है। It is essential for all plant parts, mainly meristematic tissues and metabolically active cells. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, नाइट्रोजन बेटा अमीनो एसिड्स का पार्ट है। अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन आ गया। फिर न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है क्लोरोफिल। आपने क्लोरोफिल का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल आयन था, उसके साथ जो नाइट्रोजन की रिंग्स थी, तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल के लिए भी चाहिए। विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ये किस फॉर्म में, मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज दिस इज आस्क्ड इन द नीट। एक बार आयरन का भी पूछा गया था, तब बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि इस बुक में ऐसा दे रखा है, उस बुक में ऐसा दे रखा है। सो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज द करेक्ट। तो किस में एब्जॉर्ब होता है, मेनली एज NO3 दैट इज नाइट्रेट। देन बेटा हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो जो फॉस्फोरस है उसमें क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एज फॉस्फेट आयंस, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फंक्शन क्या है फॉस्फोरस का, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। फॉस्फोरस इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑल बनाता है। सो फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में भाई फॉस्फेट और शुगर का ही तो बैकबोन बनता है, तो फॉस्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आपका डीएनए और आरएनए, एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, जहां पे भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब फॉस्फेट का काम हो रहा है, तो वहां पे फॉस्फोरस चाहिए, राइट। देखो ये यहाँ पे प्लांट ले रखा है, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं दिया तो ग्रोथ देखिए, और फॉस्फोरस दिया तो ग्रोथ देखिए, सेम टाइम में ऑफ कोर्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम, पोटेशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है, एज K प्लस आयन। पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड एज K प्लस आयन। इट इज हाईली रिक्वायर्ड इन मेरिस्टम, जो डेवलपिंग सेल्स हैं आपके, डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टम सेल्स, बर्ड में, लीव्स में, एंड रूट टिप। फंक्शन देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है एनायन एंड कैटायन बैलेंस, ये भूलना मत। इट मेंटेन एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन सेल। पोटेशियम मेंटेन करता है कैटायन एंड एनायन बैलेंस इन द सेल। ठीक है, इन्वॉल्व किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में। वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेट करता है बेटा कुछ कुछ एंजाइम्स को, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। क्योंकि भाई इट इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट दे रखा है पोटेशियम के नेगेटिव, मतलब जब नहीं था पोटेशियम और जब था तो डिफरेंस। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होता है? एज Ca+2 कैल्शियम आयन। इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। इट अक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स। मैंने अभी आपको कहा था ये कैसा है भाई, ये इमोबाइल है। कैल्शियम जो है वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, इट इज इमोबाइल न्यूट्रिएंट, इस वजह से ये मुझे ओल्डर लीफ में ज्यादा मिलेगा। नाउ इसकी फंक्शंस देखिए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट। देखो कैल्शियम पैक्टेड इन मिडिल लैमेला ग्लूटिंग सेल्स, तो मिडिल लैमेला में आपको चाहिए होता है क्या? कैल्शियम पैक्टेड। It is also needed during the formation of mitotic spindle at the time of cell division. For normal functioning of cell membrane, calcium is required. It activates certain enzymes and play an important role in regulating metabolic activities. और एक important चीज जो नहीं दे रखी, calcium act as secondary messenger. कैल्शियम एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है? आगे हॉर्मोन्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑल्सो एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। चलो, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब इन प्लांट्स द फॉर्म ऑफ डाइवलेंट Mg+2. It activates the enzymes of respiration, photosynthesis and are involved in synthesis of DNA and RNA. तो फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम्स? रुबिस्को, देन पेप्केज, इन सबको मैग्नीशियम क्या करता है? एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को भी ये एक्टिवेट करता है। ओके, फिर मैग्नीशियम इज अ कांस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। भाई मैग्नीशियम है और helps to maintain the ribosome structure. It also help magnesium राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है ना उनको जोड़ने में बेसिकली मदद करती है। हमें पता है कि जैसे 70S राइबोसोम है तो 50S प्लस 30S में रहता है, तो ये जब एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनको जोड़ने में मैग्नीशियम का रोल होता है। ओके, सो मैग्नीशियम किसमें काम कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है बहुत सारी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को, लाइक रुबिस्को, पेप्केज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? आपके क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर का। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर एंड ये मैग्नीशियम मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। देन बेटा सल्फर की बात करते हैं। सल्फर एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट SO4-2। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल में आपको सिखाया है मैंने। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सल्फर इज present in 2 amino acids cysteine and methionine and it is a main constituent of several coenzymes, vitamins जैसे thiamine, biotin coenzyme A and फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन का रोल किसमें है आपका? ETS में। ठीक है, नेक्स्ट आयरन, जो मैंने कहा था ना जिसपे नीट में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो देखो वही लाइन ये है। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe+3। कोई फेरस कराए थे क्योंकि बुक किसी बुक में था इस हिसाब से।
याद रखो, प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक Fe+3. Okay. It is required in larger amount in comparison to other micronutrients. It is an important constituent of protein involved in the transfer of electrons in like ferredoxin and cytochrome. It is reversibly oxidized from Fe to Fe3 during ETS. It activates catalase enzyme and is essential for formation of chlorophyll. यानी क्लोरोफिल के लिए मुझे दो मिनरल की जरूरत है, एक तो मैग्नीशियम और एक आयरन, है ना. आयरन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. आयरन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. ओके. एंड इट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जर अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा जो चाहिए मुझे, दैट इज आयरन. ओके. नेक्स्ट, मैंगनीज. अभी हमने की थी मैंगनीज टॉक्सिसिटी. अब इसकी अच्छी बातें भी पढ़ ले, खराबी नहीं है सिर्फ ये, वो तो ज्यादा अमाउंट में हर मिनरल खराब है ना. तो मैंगनीज एब्सॉर्ब कैसे होता है? मैंगनीज आयन, है ना. मैंगनीज आयन Mn+2. इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. The best defined function of manganese is in the splitting of water molecule. बेटा जो splitting of water molecule होता है during photosynthesis, तब आपको manganese और chlorine चाहिए होता है. ठीक है. So they both play an important role in the process of photolysis of water. So manganese is required during photolysis of water. Along with the manganese, you need chlorine ion also for photolysis of water. Okay. Next देखते हैं बेटा, रोल ऑफ जिंक. जिंक कैसे ऑब्टेन करता है प्लांट? एज जिंक आयंस. इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स. स्पेशली किसको एक्टिवेट करता है जिंक? कार्बोऑक्सीलेजेस. जिंक एक्टिवेट करता है किसको बेटा? कार्बोऑक्सीलेजेस. इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स, स्पेशली कार्बोऑक्सीलेजेस. इट इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन कौन है? प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन. तो जिंक की जरूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. इंपॉर्टेंट है ये चीज. आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है उससे भी आ सकता है कि ऑक्सिन बनने के लिए कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो दैट इज जिंक. कॉपर. तो कॉपर जो है, इट इज एब्सॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयन Cu+2. इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट. Like iron, ये associated with certain enzymes, okay, involved in redox reaction. तो basically ETS, ये actually ETS आपका complex 4 का पार्ट होता है ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में complex 4 का पार्ट होता है कॉपर. ओके. लास्ट है बोरोन. नहीं, लास्ट नहीं, सॉरी. बोरोन दिखता है. इट इज एब्सॉर्ब्ड एज दिस. Boron is required for uptake and utilization of calcium. Membrane functioning में बहुत important, pollen germination. Boron is needed in pollen germination. Very very important. Cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. Then बात करते हैं molybdenum की. Absorbed in the form of molybdate ions. It is a component of several enzymes including nitrogenase. Molybdenum is a part of enzyme nitrogenase and nitrate reductase. अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको nitrate reductase and nitrogen cycle, तब आएगा. So it is an important component of several enzymes जिसका नाम है nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. Chlorine. Chlorine is absorbed in the form of chloride anion, Cl negative, right? Along with this sodium and potassium, it helps in determining the solute concentration and anion cation balance. तो chlorine भी किसमें help करता है? Anion cation balance में in cells. It is essential for water splitting. Already मैंने कहा था, manganese जो पढ़ाया था कि Mn and Cl is required for photolysis of water during photosynthesis. So chlorine is required for water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to oxygen evolution, right?
So this is whole about your role of macro and micronutrients. इसमें से यू हैव टू रिमेम्बर वेरी वेल कि एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रहा है एंड कौन किस किस चीज का पार्ट है ना, कौन किस किस चीज का पार्ट है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो वेरी वेल, ठीक है. सो अगर मैं देखूं, एक जिस्ट बना दूं मैं आपको जो हमारे क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है नीट में इन रोल ऑफ मिनरल्स, तो आपको ये लर्न करने में और थोड़ी आसानी हो जाएगी. सो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? एब्जॉर्ब इन फॉर्म, तो जैसे आयरन, हमने देखा कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है, Fe+3, ठीक है. कॉपर कैसे होता है, क्यूप्रिक, दैट इज Cu+2. तो ये सब आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, ठीक है. फिर जो एंजाइम के एक्टिवेटर रोल्स है, वो हर एंजाइम का एक्टिवेटर रोल, एंजाइम एक्टिवेटर रोल, ठीक है. देन नेक्स्ट मेन रोल्स जो है इनके, मेन रोल जो है इनके, जैसे कि सल्फर, सल्फर किसका पार्ट है, थायामीन का. देन आपके अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, मिथियोनिन, ठीक है, सिस्टीन, मिथियोनिन इनका, कोएंजाइम ए है ना, कोएंजाइम ए. तो ये आपको सल्फर के बारे में याद होना चाहिए प्रॉपर्ली. देन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कहाँ रोल है, एक तो असेंबली ऑफ राइबोसोम बताया ना मैंने, वो 50 years और 30 years को पास लेके आता है, असेंबली ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. देन आपका एक्टिवेट करने का किसको, रुबिस्को को, देन पेप्केज को, राइट. पोटेशियम, के का क्या रोल है, के का रोल है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है इसका, के का रोल और कहाँ है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है. देन कैल्शियम, कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहाँ, एक तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में, मिडिल लैमेला बनाने में, मिडिल लैमेला बनाने में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन बोरोन का पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन में. देन आपका ऑक्सीन बनाने में, ऑक्सीन बायोसिंथेसिस में. तो ये सब में बेटा बोरोन का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट. तो ये जो मेन रोल्स है हर एक मिनरल के आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको लिखाया है अभी. इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन द नीट, राइट. तो टेक्स्ट बुक से पोर्शन रीड कर लीजिए एंड सॉल्व दिस, ओके. थैंक यू.